सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री धातु कर्म के अंतर्गत एलिंगम आरेख। यानी आज हम ये देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने और नहीं होने के लिए जो मुक्त ऊर्जा है उस मुक्त ऊर्जा से उसका क्या संबंध होता है। इसी बात को हम देखने जा रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, पहली बात तो हेडिंग है जो धातु कर्म होता है। धातु कर्म के ऊष्मा गतिक सिद्धांत, ऊष्मा से क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए एक बात समझना है कि ये जो सिद्धांत है धातु कर्म का, जो ऊष्मागतिक सिद्धांत है, ये क्या समझाता है। ये धातु कर्म में होने वाले परिवर्तन को समझाता है कि वो परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इस बात की जानकारी हम प्रोडक्शन करने के पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, ये अपचयन प्रक्रम हेतु है। मुख्य रूप से जो है इसमें ताप और अपचायक का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब है, ताप यदि लो टेम्परेचर पे कोई क्रिया हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हो रही है तो फिर ऐसा क्या मिलाया जाएगा अपचायक जिससे कि वो क्रिया बहुत आसानी से होना प्रारंभ हो जाएगी। ये हम समझाएंगे। फिर नेक्स्ट, इसका जो मुख्य पद है, इस पूरे सिस्टम का जो मुख्य पद है वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मतलब है कोई निकाय है आपके पास, मान के चलो ये एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय को आपने टोटल एनर्जी दी है और आप जानते हैं कि कुल दी गई ऊर्जा डेल एच यानी एंथैल्पी कहलाती है। आपने इसको दिए, किस कार्य के दिए कि ये क्या करेगा, ये कार्य करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं ऊष्मागतिकीय द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी मशीन ऐसी नहीं आप बना सकते हैं जिसकी दक्षता 100%, यानी जितनी ऊष्मा हमने दी है वो पूरा का पूरा कार्य में परिणित हो जाए, ऐसी किसी मशीन का निर्माण संभव नहीं है। ना ही ऐसा कोई निकाय, कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। वो अलग बात है कि वातावरण में चले जाए। तब ये दिया गया भाई डेल एच टोटल एनर्जी दी गई है। टोटल एनर्जी में से हम उस एनर्जी को, दी गई कुल एनर्जी में से उस एनर्जी को हम घटा दें जो हमारे काम की नहीं है, यानी कि अव्यवस्था में लग गई, मतलब एंट्रोपी में लग गई। तो हम ये जानते हैं डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये एंट्रोपी की परिभाषा से। टी को यदि हम ला लें तो होगा टी डेल एस इज इक्वल टू क्यू, यानी ये किस में लग गई, एंट्रोपी में। और एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था की माप है। अब ये हम यहां घटा देते हैं, ये टोटल एनर्जी थी और टी डेल एस जो है वो है एंट्रोपी में लगी ऊर्जा, अव्यवस्था में लगी ऊर्जा, मतलब हमारे कोई काम की ये नहीं है। तो इसको घटा करके फाइनली जो इसका आंसर आएगा उसे कहा जाएगा मुक्त ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा का वो भाग जो कि उस रासायनिक परिवर्तन में उपयोग में आया है। जो वेस्टेज गया वो तो घटा दिया हमने, तो फाइनली घट के ये जो ऊर्जा आएगी, इतनी ऊर्जा उस निकाय में या किसी केमिकल रिएक्शन में लगी है, ये कहलाती है मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा। और जब जब इस मुक्त ऊर्जा का मान माइनस होगा, मुक्त ऊर्जा का मान घटेगा जब जब, तब तब प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। यह है उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है कि जब कहीं पर मान के चलें यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ये इस स्थिति में जो डेल जी है वो होना चाहिए माइनस, यानी हम जो भी प्रोसेस करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं घटाएं, एंट्रोपी को क्या करें, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फाइनली डेल जी घटना चाहिए। अगर डेल जी का मान घट रहा है तो प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लेकिन अग्र के लिए, लेकिन यही पश्च के लिए होता तो डेल जी जो है वो क्या होना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए, तब वो क्रिया संभव होती है। अभी हम देखेंगे, यहां शॉर्ट लिखा है आपका कुछ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को देखें। गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। और जब आप
ऊष्मागतिकी वाला जो लेसन पढ़ेंगे उसमें आप इन सारी बातों को नीट एंड क्लीन तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ इसी में एक और तरीका है, जब इसे टेम्परेचर के फॉर्म में लाएंगे हम, इसे हटाकर डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई टेन ई के, जहां के जो है के ये अभिकारक उत्पाद है, क्रिया होने के लिए के बढ़ना चाहिए, के बढ़ना जरूरी है। और यहां आप आओ, ई को चेंज करना हो अगर 10 में तो सामान्य मैथमेटिक्स का नियम है 2.303 को मल्टीप्लाई कर दें, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें समझना है कि के को बढ़ाना है, हर हाल में हमारा टारगेट है के ज्यादा होगा तो उत्पाद बेहतर बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो डेल जी कैसा होना चाहिए, तो गणितीय रूप में देखो, यदि डेल जी क्या हो, मान लो माइनस कुछ भी हो, मान लो -2.303 log 10 के आर्ट, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो माइनस होगा ना इनका, देखो अगर इसका मान माइनस में होगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, और वो कैंसिल होने से के का मान किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। और के का मान प्लस में लाना हमारा सबसे बड़ा टारगेट होगा इस सिद्धांत के अंदर। डेल जी नेगेटिव तो के का मान किस में आएगा, पॉजिटिव, तो अभिक्रिया उत्पाद की ओर क्या होगी, तो अभिक्रिया जो उत्पाद की ओर बढ़ेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पाद प्राप्त होगा। और इससे जुड़े हुआ टॉपिक, इसी बात को समझाने के लिए एक आरेख दिया जिसे कहा जाता है एलिंघम आरेख। उस एलिंघम आरेख में हम देखेंगे मूल रूप से डेल जी और ये इनके बीच के रिलेशन, और उस आधार पर हम बनाएंगे ग्राफ, वो देखेंगे हम अपनी अगली स्लाइड में। धातु परक्रम में इस ऊष्मागतिक सिद्धांत के लिए एलिंगन ने मुक्त ऊर्जा और ताप इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा, और वो ग्राफ जाना जाता है एलिंगन आरेख के नाम से। तो देखिए हम यहां फर्स्ट पॉइंट हमारा है विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण में, यानी यहां पे हम धातुओं का ऑक्सीकरण करेंगे, और जैसे कोई धातु M है ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, वो या तो MO बनाएगी, M2O बनाएगी, M2O3 बनाएगी। इस तरह से जब वो ऑक्साइड का निर्माण करेगी तो इस ऑक्साइड के निर्माण के दौरान मुक्त ऊर्जा निर्माण में गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी, और उस स्थिति में संगत ताप कैपिटल टी, इन दोनों के बीच जो खींचा गया ग्राफ है वो कहलाता है एलिंगन आरेख, वो एलिंगन आरेख कहलाता है। अब बात आती है इस एलिंगन आरेख से आखिरकार हमें क्या मिलता है, क्या फायदा है। तो उसके लिए क्या होता है, जब किसी धातु का ऑक्सीकरण कराना हो तो हमें एक अच्छे अपचायक की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा अपचायक अच्छा होगा, और एक ही अपचायक हर अभिक्रिया के लिए काम नहीं आ सकता है, तो कौन सा अपचायक उपयुक्त है, इस बात की जो जानकारी है वो हम ले सकते हैं एलिंगन आरेख से। देखें, धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु उपयुक्त जो अपचायक है, ठीक है ना, अपचायक के चुनाव में सहायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम धातु कर्म पढ़ते हैं और वहां पर यदि कोई धातु का ऑक्साइड है, आप ये मान के चलो कि आपके पास में कोई धातु का ऑक्साइड है, ये धातु का ऑक्साइड है, तो यहां पर क्या है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, मतलब M अकेला और ये, तो ये बाहर निकालना, तब तो हमें धातु प्राप्त होगी ना। तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा मतलब यहां अपचयन होगी, तो इस अपचयन क्रिया को इजीली करने वाला, कहने का मतलब है कि इस ऑक्सीजन में अकेला नहीं निकलेगा, इसको निकालने वाला कोई होगा, और वो कहलाएगा अपचायक। एक बेहतर अपचायक कौन सा होना चाहिए, वो एलिंगन आरेख के आधार पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। तो आपने ये समझ लिया कि जब ऑक्साइड का निर्माण होता है तब मुक्त ऊर्जा कैपिटल जी और ताप टी के बीच खींचा गया ग्राफ एलिंगन आरेख। दूसरी बात, इससे क्या फायदा है, हम अच्छे अपचायक को चुन सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस बात को समझाने के लिए
पहले एलिंगन आरेख की कुछ विशेषताओं को हम सामने देखें। अब बात आती है ये जो एलिंगन आरेख बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसके लिए क्या किया है मैंने, y अक्ष में मुक्त ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में और संगत ताप को x अक्ष में लिया है। इन दोनों के बीच में एक ग्राफ सामने है आपके, और ये ग्राफ लगभग धातुओं में जैसा होता वैसा ही है, माइनर छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि यहां नाप करके नहीं बनाया गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सफिशिएंट है। इन ग्राफ में जो बात है, कौन किन किन बिंदुओं पे बात करना है, इस पे मैं पूरी एक विस्तार पूर्वक व्याख्या करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आगे विस्तार पे जाऊं, हम कुछ विशेषताओं पे हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, अधिकांश अभिक्रिया का जो आरेख है वो धनात्मक प्रवणता का है। देखिए, धनात्मक प्रवणता का यह मतलब है कि ऊपर की ओर, मोस्टली ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है और बाद में जो होना है, लेकिन मोस्टली प्रारंभ में कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जाने का मतलब है कि डेल जी का मान बढ़ रहा है। ऊपर की ओर जाने का मतलब कि डेल जी का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि डेल जी के मान को अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए -1200, ठीक है, ऋण 1200, ऋण 1100, ऋण 1000, ऋण ऋण ऋण, और गणित के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा सर घट रहा है, नहीं जी, ऋण है, ऋण 1200 और ऋण 1000। तो ऋण 1200 कौन सी है, 1200 दिखने में बड़ी है, लेकिन ऋण होने के कारण क्या हो गई, वो छोटी हो गई। ऋण 1200 छोटा है, उससे बड़ा ऋण 1100, ऋण 1000, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये तो क्लियर है, 0 अंश सेल्सियस, 400 800 अंश सेल्सियस में है। यहां जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते तो मुक्त ऊर्जा बढ़ रही है, मुक्त ऊर्जा बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसे कहेंगे धनात्मक प्रवणता वाला होता है। प्रत्येक आरेख मूलतः क्या होता है, धनात्मक प्रवणता वाला होता है, ठीक है। सेकंड में, मोस्टली आरेख जो है वो सीधी सरल रेखा में, ऐसा नहीं है कि वक्र बन गया, ऐसी गति किया, ऐसी गति कर लिया, ऐसे किसी वक्र का निर्माण जो है वो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यहां पर ये सीधी सरल रेखा में होता है, और एक निश्चित बिंदु के बाद, जैसे कि ये निश्चित बिंदु है, ये निश्चित बिंदु के बाद वो अलग दिशा में मुड़ जाएगा, पर वो भी सरल रेखा में होगा। मुड़ गया पर वो भी क्या होगा, सरल रेखा में, और जिस बिंदु से मुड़ता है इस बिंदु पर होता है अवस्था परिवर्तन। यहां पर होता है अवस्था परिवर्तन, उस बिंदु पर होता है अवस्था परिवर्तन, ठीक। अब देखो यहां पे अधिकतर आरेख सरल रेखा में होते हैं, परंतु अवस्था परिवर्तन होने पर ये मुड़ जाते हैं। ये मुड़ गए, देखो हर कोई ऐसे ही कुछ करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये यहां आके ये क्यों नहीं मुड़ा, अरे तो भाई अवस्था नहीं बदली होगी, अवस्था वहां पे नहीं बदली होगी, वो नहीं मुड़ा। चलिए अब देखो, ताप बढ़ाने पर, अब एक बात को समझना है, जब आप ताप बढ़ा रहे हैं तो मुक्त ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये ऋण 1200 ज्यादा, फिर होते कम, होते 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 कभी ना कभी कहां पे जाएगा, ये 0 पे। तो टेम्परेचर बढ़ाते 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 ऐसी अवस्था जरूर आती है जब डेल जी का मान हो जाता है 0। डेल जी 0 मतलब मुक्त ऊर्जा 0 नहीं, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो जाता है। देखें, ताप बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है जहां डेल जी 0 को पार कर लेगा। जब डेल जी 0 हो गया, उसको पार कर लिया मतलब वो धनात्मक हो गया, यानी कि ये इसके ऊपर अगर मैं बना लेता और ना, तो ये होता 0 और उसके ऊपर क्या आ जाता फिर यहां 100। 0 पार करने के बाद ये डेल जी धनात्मक हो जाएगा, और डेल जी धनात्मक हो गया, अब क्रिया होने वाली नहीं है, ठीक। अब ये स्वतः जो है वो नहीं बन पाते, धातु ऑक्साइड स्वतः क्रिया नहीं करेगा, इसीलिए इसके ऊपर कहीं आपको ग्राफ भी नहीं दिखेगा और ना ही हमने बनाया है। इस आरेख में, इसमें खास बात देखें, इस आरेख में जब नीचे से ऊपर की ओर जाए तो नीचे वाली जो धातु है उसकी क्रिया
वो जो है नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली जो धातु है उसके साथ अगर आप क्रिया करा देंगे ना तो ऊपर वाली धातु को वो उस यौगिक से हटा देगा। मतलब बात को समझना, मैग्नीशियम की जो क्रिया आपके सामने है मैग्नीशियम MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, चलो ठीक है, ये जो क्रिया है आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ये नीचे है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब ऑक्सीकरण हो रहा है ये ऊपर है। अगर दोनों क्रियाओं को साथ कराया जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। और वैसे भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने इस बात को पढ़ा है, वहीं का तो जानकारी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक प्रवाह था उल्टे में, है ना, मतलब अपचयन विभव के आधार पे जमा था, तो वहां मैग्नीशियम ऊपर है और एल्यूमिनियम कहाँ है, नीचे। तो वहां ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देती थी। अब देखते हैं, यह हुआ इस आरेख में नीचे आने वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयित कर देगी। इसका यह मतलब है, अगर आप ऐसा करते हैं, बात को समझें, Al2O3 में आप मैग्नीशियम की क्रिया करेंगे तो Mg ले लेगा, यहां ये बनाएगा MgO और आपको मिल गया Al। ये क्रिया होगी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम जब क्रिया करेगा तो Mg ऑक्सीजन से MgO बना लेगा और यहां Al। लेकिन इस बात को समझना है, अब उल्टी क्रिया सोचें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लेके चलें और एल्यूमिनियम की क्रिया कराने, यानी अब हम ये सोचें, कि यहां MgO हो और आप एल्यूमिनियम की क्रिया कराएं और यहां पे Al2O3 और Mg को ये अलग कर देगा, तो ये क्रिया फिर संभव नहीं है, फिर ये क्रिया होने वाली नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारी विशेषता नंबर 4 है। इस 4 के बाद हम अगली विशेषता पे आते हैं और बहुत सारे बिंदुओं पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है, उसको देखें हम सबसे पहले। पॉइंट नंबर 5 है, कार्बन व CO को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसकी एक वजह है कि आप देखें ये सबसे नीचे की ओर आ रहा है, ये जो है पहले ही नीचे की ओर आ रहा है। देखें जब नीचे की ओर है तो इसका जो प्रवणता है वो क्या है, माइनस है, ऋणात्मक, और जितना ज्यादा नीचे की ओर है ऋणात्मक होगा, और सबसे नीचे की ओर है तो वो तो ऊपर की सारी धातुओं को हटा देगा। देखो यहां पहले C से CO का बनना की जो प्रवणता है वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो वो सभी धातु के नीचे है, अतः वो इसका उपयोग किसी भी धातु के ऑक्साइड के अपचयन के लिए हम कर सकते हैं। इसीलिए धातु प्रक्रम के अंतर्गत CO और C यानी मुख्य रूप से कोक का, एंथ्रेसाइट का जो उपयोग किया जाता है वो यही एक वजह है, धातु के ऑक्साइड का अपचयन हेतु किया जाता है। अब यहां जो पॉइंट नंबर 5 है इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर दें। आप सोच रहे होंगे सर ये आपने पहली लाइन तो स्पष्ट कर दी है, लेकिन ये जो लिखा है उसे भी तो बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप गौर से देखो, FeO के साथ ये जो रिएक्शन दिख रहा है यहां पे कितना है, ये है किलोजूल प्रति मोल। डेल जी का मान है प्लस में है, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब ये क्रिया तो संभव ही नहीं है, स्वतः क्रिया नहीं होगी। लेकिन जब इस क्रिया के साथ जिसका कि डेल जी का मान -100 है, इन दोनों क्रियाओं को जब हम एक साथ कराते हैं तो इन डेल जी का जो सॉल्यूशन आएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से वो कितना आएगा, -60। मतलब इन दोनों क्रियाओं को एक साथ कराया जाए, चलो हम एक साथ कराते हैं, बाएं पक्ष आपस में जोड़ दें, दाएं आपस में जोड़ दें, लेकिन ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो FeO प्लस C बचा, Fe प्लस, यहां बचा FeCO। तो FeO किस में कन्वर्ट हुआ, Fe में। ऑक्साइड अपने धातु में आया, ऑक्सीजन वहां से निकला, अपचयन हुआ, किसने किया, कार्बन ने यहां अपचयन किया। तो बात को समझना, यहां -60 है और ऋणात्मक है, मतलब वो क्रिया होगी, स्वतः वही अपचयन क्रियाएं होंगी
जिनमें डेल जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये ध्यान रखना हर हाल में आपको, ठीक है। चलिए, अभी ये पॉइंट्स तो आपने देख लिया, पॉइंट नंबर 6 तक भी हम आ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, एंट्रोपी के बढ़ाने से, इन सब से क्या परिवर्तन होगा, हम चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं कुछ चर्चाएं, छोटी छोटी चर्चाएं जो कंपटीशन एग्जाम में भी बड़े काम की हैं आपके। देखो, हम सबसे बड़ी बात करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं CO2, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेल जी हमेशा यहां 0 रहेगा। पहले इस बात को हम समझें। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे आप थोड़ा समझेंगे वो किस बात के लिए। डेल जी इज इक्वल टू टी माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण। एक बात हमेशा याद रखना है, डेल जी अगर नेगेटिव होगा तो आप ये मान के चलो कि वो क्रियाएं होंगी। देखें, जब यहां पर मैं टी को बढ़ाता हूं, टी को मैं इंक्रीज करता हूं, टी को जब मैं बढ़ाता हूं, जब मैं टी को बढ़ाऊंगा तो यहां पर देखो टी इंटू डेल एस, इनका गुणनफल भी बढ़ेगा, और ये बड़ी राशि आ गई, और वो जब इसमें से घटेगी, इसका मतलब है डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, और ये किसकी वैल्यू है, डेल जी। इसका मतलब ये भी क्या होगा, अब घटेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, ठीक, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो आप, तो ये स्टेप बढ़ रहा है, ये स्टेप बढ़ रहा है, डेल जी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और डाउन होने का मतलब होता है कि ऋणात्मक, और ऋणात्मक होने का मतलब है कि क्रिया स्वतः, ठीक। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, यहां पर देखिए ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में ये मुड़ क्यों गया, उसकी एक वजह क्या है। मुड़ने की वजह है कि जब इस ताप पर, ये जो है, जिस ताप पे भी होगा, ये जो कंडीशन है, इस ताप पे अवस्था बदली, अवस्था बदली तो ये एंट्रोपी बदल गई है। ये देखो, जब अवस्था चेंज हुई तो डेल एस बढ़ गया। अवस्था चेंज होने का मतलब, जैसे ठोस से अगर द्रव में गया तो अव्यवस्था बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई, और एंट्रोपी बढ़ गई इसका मतलब है ये बढ़ गया तो ये गुणनफल बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो फिर डेल जी माइनस, और ये वजह होती है इसकी मुड़ने की। अच्छा, इस बिंदु में आने के बाद ये जो ए बिंदु है, ए बिंदु तक तो सारी क्रियाएं संभव हैं, लेकिन ये जो क्रिया आप देख रहे हैं, ये क्रिया जो यहां हो रही है, या मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम, इसको क्रॉस करने के बाद यहां पर ये क्रियाएं नहीं होती हैं, क्योंकि यहां पे डेल जी का मान धनात्मक हो जाएगा, और उसके बाद वो क्रिया संभव नहीं होती। तो एलिंगन आरेख हमने देखा, और इस एलिंगन आरेख से जो आवश्यक जानकारी है वो हमें प्राप्त हुई, और उसको स्टेप टू स्टेप आपको बताएगा। उम्मीद करते हैं कि एलिंगम आरेख के अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदु आप सभी को समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।